हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रश्न है कि एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को कितना मुआवजा यानी कितना कंपनसेशन प्राप्त होगा। इसकी गणना करनी हमें आनी चाहिए। जब क्लेम केस एमएससीटी कोर्ट में पेश किया जाता है, किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन उसका क्लेम केस पेश करते हैं, तो वहाँ मुआवजे की गणना करना हमें आना चाहिए ताकि हम पर्याप्त रूप से अपने केस का सेटलमेंट बीमा कंपनियों के साथ कर सकें। तो आज हम 5 स्टेप्स में इसको समझेंगे कि ये जो कंपनसेशन है या मुआवजा है, इसकी गणना किस तरह कोर्ट्स करते हैं, बीमा कंपनियां करती हैं। तो ये देखिए, हमारे पास कंपनसेशन की गणना करने के लिए 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम मृतक की एज का निर्धारण करेंगे कि उसकी उम्र कितनी है, आयु कितनी है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि उसकी हम इनकम का निर्धारण करेंगे। इनकम का निर्धारण करने के बाद जितने उसके खर्चे होते हैं उन खर्चों की कटौतियां करेंगे, और खर्चों की कटौतियां करने के बाद हम चौथा स्टेप है हमारा मल्टीप्लायर का निर्धारण करना। चौथे स्टेप मल्टीप्लायर का निर्धारण करने के बाद उसमें भविष्य वृद्धि की राशि को जोड़ा जाएगा, और भविष्य वृद्धि की राशि जोड़ने के बाद उसमें दाह संस्कार इत्यादि की रकम भी जोड़ी जाएगी। इस मुआवजे की गणना करने के लिए हमारे पास 2 मूलभूत केसेज हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पारित किए हैं। सरला वर्मा वर्सेस दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का एक केस है जो 2009 में आया था। इस केस के आधार पर हम मल्टीप्लायर का निर्धारण करेंगे, और सरला वर्मा के केस के अलावा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस प्रणय सेठी का हमारे पास केस है, 2017 का केस आया है। इसके आधार पर हम ये जो भविष्य वृद्धि की राशि है यानी फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस, इस राशि का निर्धारण करके और उस रकम में जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास 6 स्टेप्स में है। 6 स्टेप्स में सबसे महत्वपूर्ण है उसकी एज का निर्धारण करना। एज का निर्धारण करने के लिए उसके जो स्कूल सर्टिफिकेट हैं वो देखे जा सकते हैं, और ये देखा जा सकता है कि उनमें कितनी एज लिखी हुई है। ग्राम पंचायत का या नगर पालिका का एज बाबत सर्टिफिकेट भी होता है, तो उसको भी देखा जा सकता है। और जो लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी उनके सर्टिफिकेट वगैरह दिए हुए होते हैं, उन सर्टिफिकेट्स को देखा जा सकता है। तो उनके आधार पर हम उसकी उम्र का निर्धारण कर सकते हैं। जो परिजन हैं उनके बयान भी कोर्ट में होते हैं, तो मौखिक बयानों के आधार पर भी कोर्ट पता लगा लेता है। और अगर किसी व्यक्ति का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके आधार कार्ड या राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि कार्ड्स में उसकी एज होती है, तथा उसके जो परिजन मौखिक कोर्ट में बताते हैं कि उसकी एज ये थी, उस आधार पर हम कोर्ट जो है वो उसकी उम्र का निर्धारण कर लेते हैं। और उम्र का निर्धारण करने के बाद उसकी इनकम का निर्धारण किया जाता है कि उसकी टोटल जो इनकम है, मासिक इनकम, वो कितनी है। मासिक इनकम देखने के लिए भी अगर उसकी कोई परमानेंट जॉब है या सरकारी नौकरी है तो उसके डिपार्टमेंट से पे स्लिप वगैरह मंगवाई जा सकती है। अगर वो किसी कंपनी में नौकरी करता है या किसी दूसरे शोरूम वगैरह पे नौकरी कर सकता है तो वहां से उसकी पे स्लिप आ सकती है। अगर उसका खुद का बिजनेस है या वो कोई कंपनी चलाता है, फर्म चलाता है, या अन्य कोई उसका इंस्टीट्यूशन है, तो वहां उसका जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है उसके आधार पर हम उसकी इनकम को आकलन कर सकते हैं कि उसकी इनकम कितनी रही होगी। और अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो लेबर डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा मिनिमम वेजेस एक्ट की घोषणा की जाती है। मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब है न्यूनतम मजदूरी। तो न्यूनतम मजदूरी में 3 क्लास बांटी गई हैं। एक स्किल्ड लेबर होता है जिसके पास कुछ सर्टिफिकेट वगैरह होता है और उसको कुछ स्किल्ड उसके पास होती है, जैसे मान लो वो कोई प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है या उसका कोई मोची का काम है या वो दर्जी है। तो इस तरह की कुछ स्किल उसके पास होती है जिसके आधार पर वो अपनी इनकम को जनरेट करता है। तो इनके आधार पर उसकी स्किल्ड लेबर की जो इनकम है वो मानी जा सकती है। या फिर सेमी स्किल्ड होते हैं इसमें कि बहुत ज्यादा अच्छे कारीगर तो नहीं है लेकिन कुछ उनके पास स्किल है, तो सेमी स्किल्ड उनको माना जा सकता है। अगर इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसने कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रखी, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, तो फिर उसको नॉन स्किल्ड फील्ड में डाला जा सकता है, यानी उसके पास
उसको एक सामान्य मजदूर की कैटेगरी में लेकर और उसकी जो मिनिमम वेजेज एक्ट गवर्नमेंट मानती है उसके आधार पर न्यायालय उसकी इनकम का निर्धारण कर सकता है। पहले तो कोर्ट प्राथमिकता तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो दस्तावेजी साक्ष्य है, उसी को देता है, लेकिन अगर कोई दस्तावेज नहीं है तो उसके परिजनों के मौखिक बयान और इस तरह की जो मिनिमम वेजेस एक्ट की सरकार की घोषणा है, इनके आधार पर उसकी इनकम का निर्धारण कोर्ट कर लेता है। तो ये दो बेसिक पॉइंट थे, पहले उसकी आयु का निर्धारण करते हैं और इसके बाद उसकी इनकम का निर्धारण करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम भी ये समझ सकें कि वास्तव में इसकी गणना कैसे होती है। मान लीजिए हम एक ऐसे युवक की डेथ होना मानते हैं, युवक की मृत्यु होना मानते हैं जिसकी 25 साल हम उसकी उम्र निर्धारित करते हैं कि उसकी उम्र 25 साल रही होगी और हम न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसकी जो 5,000 मासिक आय उसकी मान लेते हैं। तो 5,000 मासिक आय मान लेते हैं। 5,000 मासिक को हम 12 से गुणा करेंगे तो ये उसकी वार्षिक आय आ जाती है। तो ये टोटल जो है हमारे पास 12 पंजो 60, तो 60,000 रुपए उसकी ये हमने वार्षिक आय की गणना कर ली है, इतनी उसकी ये हो गई है। अब हम खर्चों की कटौतियां करेंगे। खर्चों की कटौतियां करने के लिए हमको सरला वर्मा का केस देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें खर्चों की कटौतियों के लिए फिक्स कुछ स्लैब निर्धारित किए गए हैं। तो हम आइए देखते हैं कि सरला वर्मा केस के अनुसार हम कितनी कटौतियां इस मामले में करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं खर्चों की कटौतियां किस तरह की जाएंगी। तो सरला वर्मा का हमारा जो केस है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो मृतक है वो अविवाहित है, अनमैरिड ही उसकी डेथ हुई है, तो उसमें से हाफ उसके खर्चों की कटौती उसकी टोटल रकम में से कर ली जाएगी, आधी उसकी कटौती हो जाएगी। अगर उसके परिवार में 2 से 3 सदस्य हैं तो उसकी 1/3 कटौती हो जाएगी, और 4 से 6 अगर सदस्य हैं तो 1/4 कटौती कर लेंगे, और 6 से ज्यादा सदस्य हैं तो उसकी कटौती 1/5 हो जाएगी। यानी जो हम वार्षिक आय बता रहे हैं उसमें से हम ये डिडक्शन कर लेंगे। ये जो डिडक्शन है ये सरला वर्मा के केस ने ही निर्धारित किया हुआ है और स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हमको इसके हिसाब से ही जो आय में से ये राशियां घटानी है। तो अब हमने जैसे 5,000 रुपए उसकी रकम मानी है और मंथली उसको 12 से गुणा कर लेंगे तो ये वार्षिक जो है 60,000 उसकी इनकम आ गई है। 60,000 में से अगर उसके परिवार के सदस्यों को हम 2 से 3 मानते हैं, मान लीजिए 3 सदस्य उसके परिवार के मान लेते हैं, माता पिता और पत्नी को वो पीछे छोड़कर मरा है, तो हमको 1/3 उसकी राशि को यहाँ कटौती उसकी करनी है। तो 60,000 में से 1/3 निकाल लिया हमने, तो 60,000 का 1/3 आ गया हमारे पास 20,000 रुपए। तो 60,000 में से हम 20,000 निकाल देंगे तो उसकी जो वार्षिक आय है हमारे पास वो 40,000 रुपए आ गई है। अब इसमें से अगर टैक्स भी लगता है तो टैक्स की भी यहाँ कटौती हो जाएगी। 40,000 में से हम वार्षिक उसकी टैक्स की कटौती भी कर लेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक कोई भी कटौती टैक्स के रूप में नहीं होती है, और यहाँ उसकी वार्षिक आय केवल हमारे पास 60,000 आ रही है और फिर कटौती करके 40,000 रुपए आ रही है, तो इस मामले में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर लाखों में इनकम आती है, मान लो इनकम 50 लाख रुपए आती, तो जो टैक्स स्लैब बने हुए हैं 10%, 15%, 20%, 30%, उसके हिसाब से ही उसकी टैक्स की कटौती होती है। लेकिन इस मामले में उसकी कोई भी टैक्स की कटौती नहीं होगी, केवल वो अपने ऊपर जो राशि खर्च करता वो ही हम डिडक्ट कर रहे हैं, वो ही हम कटौती कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का ये मानना होता है कि कुछ राशि व्यक्ति परिजनों को नहीं देता, वो खुद पर भी खर्च करता, तो वो जो राशि खुद पर खर्च कर लेता वो उसके परिजनों को हम मुआवजा या कंपनसेशन के रूप में नहीं ऐड करेंगे, तो इसलिए ये राशि उसके खर्चों के बतौर घटा ली जाती है। खर्चों की राशि को निकालने के बाद हम मल्टीप्लायर को देखेंगे कि इस मामले में कौन सा मल्टीप्लायर हम यूज करेंगे। इसके लिए भी हमें सरला वर्मा के केस को ही देखना पड़ेगा। अब हमारा चौथा स्टेप है मल्टीप्लायर का निर्धारण। हमको मल्टीप्लायर चूज करना है। सरला वर्मा के केस में ये बताया गया है कि 15 से अगर 20 साल उम्र है मृतक की, जो मरने वाला है उसकी उम्र 15 से 20 वर्ष है, तो 18 का मल्टीप्लायर लगेगा, और अगर उसकी उम्र 21 से 25 साल है तो भी 18 का मल्टीप्लायर लगेगा।
उम्र अगर 31 से 35 वर्ष है, 26 से 30 वर्ष है तो 17 का मल्टीप्लायर लगेगा, और अगर 31 से 35 है तो 16 का मल्टीप्लायर लगेगा, 36 से 40 साल है तो 15 का मल्टीप्लायर लगेगा, और अगर 41 से 45, 41 से 45 तक है तो 14 का मल्टीप्लायर लगेगा, और 45 से लेकर 50 तक अगर है तो 13 का मल्टीप्लायर, 13 का उसका मल्टीप्लायर लगेगा। इसके बाद अभी तक हम देख रहे थे 50 साल की उम्र तक हम केवल एक एक यूनिट उसमें से कम कर रहे हैं। 50 साल की उम्र के बाद 2-2 यूनिट कम होगी, तो अगर 51 साल से लेकर 55 तक अगर उसकी उम्र आती है तो फिर ये मल्टीप्लायर हमारा 11 का हो जाएगा, यानी 13 में से 2 गए तो 11 बच गए। अगर एज उसकी 51 से 55 तक आती है तो 11 का हो गया। अगर 56 से अगर 60 तक, 56 से लेकर 60 तक अगर उसकी मृतक की एज है तो हमारा 9 का मल्टीप्लायर हो जाएगा, और 61 से लेकर 65 तक 7 का मल्टीप्लायर, 7 का मल्टीप्लायर हो जाएगा, और अगर 66 से लेकर 70 तक अगर है तो 5 का मल्टीप्लायर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 70 साल के बाद क्या होगा और 15 साल से पहले की क्या स्थिति है। तो 15 साल से कम का अगर मृतक है जो मरने वाला है तो उसमें कोई भी मल्टीप्लायर हम नहीं लगाएंगे, और अगर 70 साल से ज़्यादा की एज है, 70 साल से ज़्यादा मरने वाले की उम्र है तो भी कोई मल्टीप्लायर नहीं लगेगा, क्योंकि सरला वर्मा के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 15 साल तक का बच्चा कुछ भी कमाने योग्य नहीं होता है और उसकी कोई भी इनकम नहीं मानी जा सकती, तो मल्टीप्लायर उसमें नहीं लगाएंगे। इसी तरह 70 साल का व्यक्ति होने के बाद भी बुजुर्ग अवस्था में आ जाता है और उसकी भी कमाने योग्य उम्र नहीं मानी जाती है, इसलिए केवल 15 से और 70 ईयर तक, 15 से 70 साल की जो एज ग्रुप है उसी में अगर मृतक की उम्र आती है तो मल्टीप्लायर होगा। तो इस मामले में हमने एज मानी है 25 वर्ष, तो 25 वर्ष अगर उसकी एज है तो हमने उसकी वार्षिक इनकम 40,000 कैलकुलेट की थी। 60,000 में से खर्चों की कटौती हमने 20,000 कर दी, तो 60,000 में से 20,000 की खर्चों की कटौती कर दी तो हमारे पास 40,000 रुपए एनुअल इनकम, उसकी वार्षिक इनकम आ जाती है। हम 18 का इसमें मल्टीप्लायर चूज कर रहे हैं क्योंकि उम्र मरने वाले की 25 साल है, तो 25 साल होने के कारण 18 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी गुणा कर दिया, तो ये 7,20,000 रुपए हमारे पास इस मल्टीप्लायर से इनकम आ जाती है। अब हमारा 5वां स्टेप है फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की गणना, यानी भविष्य वृद्धि की राशि जोड़ेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रणय सेठी, ये जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस प्रणय सेठी का केस है 2017 में आया था, इस मामले में ये कहा है कि प्रत्येक एमएससीटी कोर्ट को प्रणय सेठी के केस की रूलिंग को फॉलो करना चाहिए और भविष्य वृद्धि की राशि, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की राशि दिलानी चाहिए। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की राशि क्या होती है? माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि प्रत्येक आदमी के आगे भविष्य में ग्रोथ करने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है वो अगर ज़्यादा समय तक मृतक जिंदा रहता तो अपनी कुछ एक्स्ट्रा इनकम करता, अगर वो सरकारी नौकरी में होता तो उसके प्रमोशन होते और इंक्रीमेंट वगैरह उसके लगते, कमीशन भी अलग अलग आते हैं, जैसे 6 पे कमीशन से उसकी आय की बढ़ोतरी होती, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन से उसकी इनकम की बढ़ोतरी होती। अगर वो बिजनेस करता है तो कई सारे बिजनेस आउटलेट खोल सकता है, कई सारी कंपनियां खोल सकता है, तो इस तरह वो अपनी ग्रोथ को करता। अगर वो मजदूर भी होता तब भी हर साल 2 साल में मजदूरी बढ़ती है, तो प्रत्येक आदमी की भविष्य में ग्रोथ करने के चांसेस आगे रहते हैं। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रणय सेठी के केस में ये कहा कि प्रत्येक एमएससीटी कोर्ट को ये कोशिश करनी चाहिए कि भविष्य वृद्धि की राशि दिलाई जाए। अभी ये वैसे केस मैंडेटरी है, लीडिंग केस है, लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ कोर्ट्स नहीं दिलाती हैं, लेकिन अधिकांश कोर्ट प्रणय सेठी को फॉलो कर रही हैं और इसके हिसाब से फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की राशि भी उसमें ऐड की जा रही है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की राशि भी इसमें निर्धारित की गई है कि अगर किसी व्यक्ति का परमानेंट जॉब है या सरकारी जॉब है और उसकी उम्र 40 साल से कम है मरने वाले की, तो उसमें 40 साल से अगर कम है तो 50% की राशि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के रूप में जोड़ी जाएगी, और अगर उसकी एज 40 से 50 के बीच में है तो 30% की जोड़ी जाएगी,
और अगर 50 से 60 के बीच में है तो 15% की राशि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के रूप में जोड़ी जाएगी। लेकिन वो कोई मजदूर है या अस्थायी नौकरी करता है या उसका अपना कोई बिजनेस है, तो फिर अगर उसकी 40 साल से कम की एज है तो 40% फ्यूचर प्रोस्पेक्टस जोड़ा जाएगा, 40 से 50 की एज में 25% जोड़ा जाएगा, और 50 से 60 की अगर एज है तो 10% फ्यूचर प्रोस्पेक्टस यानी भविष्य वृद्धि की राशि जोड़ी जाएगी। लेकिन अगर उसकी एज 60 साल से ज्यादा है तो फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस यानी भविष्य वृद्धि की कोई भी राशि नहीं जोड़ी जाएगी। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें हमने इनकम निकाली थी 7,20,000 पिछले कैलकुलेशन से, और अब हम 40% उसमें से उसकी भविष्य वृद्धि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की राशि को भी जोड़ेंगे, क्योंकि हम उसको एक मजदूर मानकर उसकी मासिक इनकम 5,000 रुपए ही मान रहे हैं इसलिए, और उसकी एज हमने 25 साल मानी है तो 40 साल से कम की एज है तो 40% की राशि उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की जुड़ेगी। तो 7,20,000 का 40% आ गया 2,88,000। 2,88,000 को हम 7,20,000 में जोड़ देंगे तो ये हमारी 10,08,000 रुपए की रकम मुआवजे की राशि आ जाती है। हमारा लास्ट पॉइंट है दाह संस्कार इत्यादि के खर्चों को जोड़ना। प्रणय सेठी का जो केस है उसमें यह भी कहा गया है कि दाह संस्कार कंसोर्टियम और लॉस ऑफ एस्टेट के 3 रकमें भी उसको मिलेंगी। दाह संस्कार के खर्चे के रूप में प्रणय सेठी के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि मृतक के परिजनों को 15,000 रुपए दिलवाए जाएंगे। इसी तरह अगर मृतक अपनी विधवा छोड़कर जाता है तो कंसोर्टियम की राशि के रूप में उसको 40,000 रुपए मिलेंगे। कंसोर्टियम का मतलब है कि वो उस अपनी विधवा के साथ जो गृहस्थी बसाता और गृहस्थ जीवन का सुख भोगता, उसका ये खर्चा होता है कंसोर्टियम का। और 15,000 रुपए की रकम उसको संपत्ति की हानि यानी लॉस ऑफ एस्टेट के रूप में मिलती। इस तरह कुल ये 70,000 रुपए उसको और मिलेंगे। तो 10,08,000 रुपए हमारा इनकम आ रही थी टोटल, उसमें हम 70,000 रुपए और जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 10,78,000 रुपए उसको मुआवजा राशि मिलेगी। इसके साथ ही उसको ब्याज भी दिलाया जाएगा जो बैंक रेट से होगा। बैंक रेट में कोर्ट्स इस बारे में एक मत नहीं है और अलग अलग एमएससीटी कोर्ट अलग अलग ब्याज की राशि दिलाती है, क्योंकि इस बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग व्यू है। तो कुछ कोर्ट्स 6% राशि दिलाती हैं, कुछ 8% दिलाती हैं, कुछ 9%, कुछ 11% राशि तक भी कुछ कोर्ट्स दिला रही हैं। लेकिन हम एक औसत राशि मान लीजिए 8% ब्याज मिलता है तो इसमें एक्स्ट्रा ये ब्याज की राशि भी जोड़ दी जाएगी। जिस दिन से मुकदमा दायर होता है उस दिन से ब्याज की राशि मिलती है, वहां से कैलकुलेट होना शुरू होती है, गणना होना शुरू होती है, और जिस दिन बीमा कंपनी पैसा चुकाती है परिजनों को तब तक वो राशि गणना की जाएगी। यानी कहां से ब्याज शुरू होगा, जिस दिन मुकदमा दायर होता है वहां से शुरू होगा, और जिस दिन पैसे का भुगतान किया जाता है तब तक की रकम ब्याज के रूप में जोड़ी जाएगी। तो ये टोटल हमारे पास 10, अगर हम 25 साल का एक युवक हमने लिया है, उसकी डेथ को हमने माना है, और दूसरा उसकी 5,000 रुपए अगर हम इनकम मानते हैं तो ये राशि करीब 10,78,000 प्लस ब्याज की राशि के रूप में उसको ये टोटल रकम मुआवजे के रूप में दिलाई जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा और आपको प्रत्येक स्टेप पर ये समझने में मदद मिलेगी कि एमएससीटी कोर्टें किस तरह मुआवजे की गणना करती हैं।